नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया भर में 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के टीबी मरीजों में से 1/4 मरीज भारत में हैं। WHO के अनुसार हर साल 16 लाख लोगों की मौत टीबी के कारण होती है, जबकि 10 लाख नए लोग टीबी से ग्रस्त होते हैं। आज टीबी का इलाज मुमकिन है, लेकिन एक समय ऐसा था जब टीबी कोरोना वायरस की तरह लाइलाज बीमारी मानी जा रही थी। टीबी का असर सही समय पर जो है, अगर हम देखें इलाज उसका कराएं तो ये पूरी तरह से इसका इलाज मुमकिन है, और अगर नहीं इलाज कराया जाए सही समय पर तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज जो टीबी की दवाई और इलाज है वो आसानी से उपलब्ध भी हैं। बावजूद इसके ज्यादातर लोग टीबी की चपेट में आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें टीबी भी हो सकती है। इसलिए बहुत दिनों तक लोग इलाज नहीं कराते और इसके खतरनाक परिणाम होते हैं। इसलिए आइए आज आयुष्मान भव के जरिए टीबी को लेकर हम सब बने थोड़ा और जागरूक। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आयुष्मान भव में आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या कजारिया जुड़ी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और आईसी कार्डियोपल्मोनरी यूनिट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कजारिया। साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कुसुम चंद जुड़ी हुई हैं, कंसल्टेंट ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुसुम चंद। आज हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल टीबी से जुड़े हुए कोई भी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, और देश में हर साल 22 लाख लोग टीबी से संक्रमित हो जाते हैं। वही संक्रमण के कारण 1 मिनट में लगभग 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। टीबी का मरीज 1 साल में 10 से 15 लोगों को इस बीमारी से संक्रमित कर सकता है। ऐसे में टीबी का समय रहते इलाज होना बेहद जरूरी है, और ये रोग किसी को भी हो सकता है, इसलिए छिपाने की नहीं बल्कि इस रोग के इलाज की जरूरत है। तो आपका कोई भी सवाल अगर टीबी से जुड़ा है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर कजारिया आपके साथ। पहले थोड़ा सा समझाइए कि टीबी है क्या। देखिए, आयुर्वेद में टीबी को राजयक्ष्मा कहते हैं। राजयक्ष्मा में 4 प्रकार कहे गए हैं। 4 कारणों से राजयक्ष्मा हो सकता है। एक तो साहस, मतलब अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना। दूसरा क्षय यानी माल न्यूट्रिशन। तीसरा वेग का धारण करना। और चौथा जो है ये कि आपका किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा सोच विचार, जिससे खाना भोजन न पच रहा हो। तो 4 प्रकार कहे गए हैं। बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस से अगर देखा जाए तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस की कई स्टेजेस होती हैं। एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसे हम गुप्त क्षय रोग कहते हैं, जिसमें लक्षण दिखते नहीं हैं। बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता। दूसरी ट्यूबरकुलोसिस की वो स्टेज होती है जिसे हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के 2 स्टेज हो सकती है। एक होता है थोरेसिक और एक होता है एक्स्ट्रा थोरेसिक। मीन्स जब पल्मोनरी होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि लंग्स में हो सकता है या लंग्स के बाहर हो सकता है। लंग्स के बाहर ये इंटेस्टाइन में हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हो सकता है, लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है। तीसरी टीबी होती है जो हम लोग मोस्ट ऑफ द कॉमन पाया जाता है, वो है पोस्ट ट्यूबरकुलर सिक्वेल्स, मतलब टीबी के बाद होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसको अनेका रोगा अनुगतो बहु रोग पुरोगमा, मतलब इसके पहले भी बहुत सारे रोग होते हैं और इसके कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। इसी प्रकार से ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज होती है, जिसमें कि किसी भी कारण से अगर आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो जाती है तो आपको रोग होने की संभावना टीबी की ज़रूरी है, हो सकती है। जैसा कि आपने कहा, रोग छिपाना नहीं है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट से हम लोग कई घंटों तक भी पूछते हैं, लेकिन इतना सोशल स्टिग्मा होता है, इतना वो सामाजिक रूप से उनको बहिष्कार का इतना डर होता है कि वो इस बारे में बताते नहीं, खुल के सामने नहीं आते कि हाँ हमें टीबी हुई है, जिससे उनका उपचार सही समय पे नहीं हो पाता। बिल्कुल, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को लेकर छिपाया शर्माया ना जाए, बल्कि जैसा हमने कहा कि टीबी किसी को भी हो सकती है, और जितनी जल्दी इसे आप डॉक्टर के साथ साझा करेंगे, इसका इलाज शुरू करेंगे, उतनी जल्दी इसे काबू में भी किया जा सकता है। डॉक्टर कुसुम चंद, होम्योपैथी का नज़रिया अगर टीबी को लेकर समझें तो ये क्या है, और कैसे जब हम बात करते हैं लक्षणों की, तो टीबी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सामने आए तो थोड़ा सचेत होना चाहिए? टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरिया तब अटैक करता है जब किसी इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी क्यों कम होती है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया अभी कि या तो आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी इंसान की एक ऐसी चीज़ है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है अपने एनवायरनमेंट से, और ये
एक जनरल इम्प्रेशन है कि इम्यूनिटी जो है एक इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि एक ही जैसी रहती है। ये एक जैसी नहीं रहती, ये कम 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 भी हो जाती है और इसको बूस्ट भी किया जा सकता है। तो होम्योपैथी जो है वो पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिस पेशेंट को बीमारी है, उस बीमारी के में कुछ जो लक्षण आ जाते हैं उसको सीख कर उसको समझ कर आप दवा ढूंढते हैं और उससे जो है वो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो मरीज़ को अपने आप से फाइट करने में मदद करती है। और जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स तो कीटाणु को मारते हैं, तो दोनों का टू प्राउंड एक्शन जो होता है उससे बीमारी जल्दी से ठीक हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर कजारिया, थोड़ा सा जब मैं सिम्टम्स की बात कर रही थी तो ये समझना चाह रही थी कि सामान्य खांसी भी होती है, टीबी को लेकर खांसी को सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। कैसे इन दोनों में अंतर को पहचानें? और जब हम ये बात करते हैं कि टीबी किसी भी अंग में हो सकती है, सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं हो सकती, तो ये कितना सामान्य है? कि अगर थोड़ा तुलना करें तो थोड़ा मुझे आप केसेस के हिसाब से बताइए, फेफड़ों की टीबी और बाकी अंगों की टीबी कितना अंतर है, कितने केसेस आते हैं लगभग? जहाँ तक सबसे पहली बात है कि फेफड़ों की टीबी और बाहर की टीबी में कितना अंतर है, तो टीबी देखिए, पल्मोनरी टीबी ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में ज़्यादा है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर आप 1000 केसेस की बात करते हैं तो 1000 केसेस में लगभग 70% केसेस हमारे पल्मोनरी होते हैं। उसमें इसके बाद 20% केसेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो आते हैं उसमें से सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, लिम्फेडिनाइटिस इस कंडीशन में आते हैं। उसके अलावा जो कंडीशन आज इंडिया में बहुत प्रिवेल कर रही है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इंट्राक्रैनियल ट्यूबरक्लोसिस, मेजेंटिक ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बहुत सारी, तो हम 60-40 का रेशियो, 70-30 का रेशियो ले सकते हैं। इस समय इंडियन पॉपुलेशन में ओवरऑल 40% लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस थे, लेकिन अब पोस्ट कोविड कॉल में ये लगभग 52-53% जा रहा है, जहां लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया है, जिसमें कि व्यक्ति में ट्यूबरक्लोसिस के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बीमार रहता है, वो स्वस्थ भी नहीं रहता, वो बीमार रहता है। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको देख के ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया 2 स्टेज में होता है, एक डॉर्मेंट और एक एक्टिवली मल्टीप्लाइंग। तो जो डॉर्मेंट स्टेट होती है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण नहीं दिखते। ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण क्या हैं? जैसे बुखार होना, अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है, खांसी होना, 3 हफ्तों से अधिक खांसी बलगम युक्त, बलगम के भी कलर डिपेंड करता है, जैसे वाइट कलर है तो एलर्जिक हो सकता है, लेकिन येलोइश कलर अगर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं गाढ़ा बलगम आ रहा है, तो ये माना जाता है कि बैक्टीरियल इनोकुलेशन हो सकता है। बलगम के साथ अगर खून आ रहा है तो वो निश्चित होता है कि आप एक बार चिकित्सीय परामर्श जरूर करें। खांसी की आवाज़ कैसी है, जैसे खांसी करते समय कैसी साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, इससे भी पता चल जाता है कि व्यक्ति का लंग्स कहाँ तक प्रभावित हुआ है। लेकिन किसी भी तरह से आज के समय में खांसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको खांसी आ रही है, भले वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, आपको एक बार चिकित्सीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। और जहाँ तक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की बात है, तो इंडियन पॉपुलेशन में लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द फीमेल इनफर्टिलिटी। और हम जानते हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण 3 सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, तीसरा आपकी बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल मतलब जोड़ों में तकलीफ, और चौथा साइकोलॉजिकल। तो ये चारों चीज़ों को, इसीलिए मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, बार बार सर्दी जुकाम, हर सीजन वेरिएशन के साथ सर्दी जुकाम हो रहा है, अगर वो अपना वेट गेन नहीं कर पा रहा है या किसी भी कारण से उसके वेट में लगातार कमी आ रही है, किसी भी तरह का GIT से रिलेटेड मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई अगर उसको सिम्टम, जैसे उसका भोजन नहीं पच रहा है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, बहुत ज़्यादा डकार आना, कब्ज रहना, लगातार 3 महीने से अधिक अगर ये समस्या है, यदि व्यक्ति बार बार चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, क्योंकि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में 3 फैक्टर होते हैं, एक तो एलर्जी और एक विटामिन D की डिफिशिएंसी। अच्छा। विटामिन D की डिफिशिएंसी होने के कारण उसको हमेशा थका हुआ महसूस करना, कमज़ोर लगना, अपने को बुझा बुझा सा लगना, किसी काम में स्वास्थ्य खुशी नहीं महसूस होना, और एक सबसे बड़ा जो हम लोगों ने देखा है वो सर दर्द। अगर हफ्ते में आपको 1 से 2 से अधिक हो रहा है तो आपको ये जरूर किसी भी चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। कोई भी रोग अगर आपको लगातार बना हुआ है, 3 महीने से आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो इंडियन पॉपुलेशन में कम से कम एक बार लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए जरूर रूल्ड आउट। बिल्कुल, यानी कोई भी सिम्टम अगर बार बार आपको नजर आ रहा है तो डॉक्टर भी यही बता रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और जांच कराइए कि आखिर उस लक्षण के पीछे जो जड़ है, जो कारण है, वो क्या हो सकता है। पहले कॉलर सुदीप कुमार सिंह पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मेरा प्रश्न है कि पत्थर के खदानों में
जब मजदूर पत्थर की क्रेशर पे काम करते हैं तो उस समय उसका डस्ट उनके चेस्ट में जाता है, तो उससे एक रोग होता है। उस रोग को भी क्या टीबी ही कहते हैं? ठीक है, ठीक है डॉक्टर कुसुम चंद। हाँ जी, वो उसको सिलिकोसिस कहते हैं एक्चुअली। लेकिन अगर उसमें अगर हम उसका अगर उसको उसके साथ खांसी होने लगे और बलगम आने लगे और अगर उसमें हम उसको टेस्ट करने के बाद उसमें पता लगे कि इसमें वो टीबी के कीटाणु हैं, तब तो वो ट्यूबरक्लोसिस कहलाएगी, नहीं तो फिर उसका कुछ और नाम हो जाता है। ठीक है, यानी ये है कि अगर कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो एक बार जांच करा लें, जांच जरूर करा लें कि वो क्या है और इससे और टीबी का सबसे बड़ा लक्षण तो यही होता है कि किसी भी बीमारी में आपका वेट कम हुए जा रहा है। अच्छा, जब आपका कॉन्स्टेंटली आपका जो है वजन कम होता जाता है तो फिर ज़रूर जांच करानी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप डॉक्टर ने अभी बताया, डॉक्टर कुसुम चंद, कुछ टीबी हैं जो बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं, खासकर फीमेल के लिए। जब उन्होंने बात की, मैं उम्र को लेकर थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी, क्या टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है? क्योंकि कई बीमारियां मानी जाती हैं कि बुजुर्गों को ही होती हैं, उसमें से टीबी भी एक। नहीं, टीबी किसी भी इंसान को हो सकती है। बच्चे को भी टीबी हो सकती है, बड़े को भी टीबी हो सकती है। टीबी का वजह एक होती है, वो ये है कि मरीज़ जो है वेट ही लूज़ करता जा रहा है और वो ठीक से खाना समय पे खाना नहीं खाता है, और या उसमें उसको खाना मिलता नहीं है, या उसमें विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, पर्टिकुलरली विटामिन D3 की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो वो मतलब जिसको बच्चों में जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही फिनिकी ईटर है, खाते ही नहीं है खाना, और या बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें कैंपा कोला ही पीना है, हमें चिप्स ही खाना है, हमें और कुछ खाना नहीं खाना है। तो ऐसे लोगों में डेफिशिएंसी आ जाती है और फिर वो टीबी हो जाती है। बिल्कुल, यानी टीबी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे आपने इम्यूनिटी को लेकर बात बताई थी डॉक्टर दिव्या, इम्यूनिटी वीक होना ही क्या सबसे बड़ा कारण है किसी भी उम्र में टीबी होने के लिए? नहीं, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज़ अगर इम्यूनिटी कम हो रही है तो आप किसी भी रोग के लिए प्रोन हो जाते हैं, मतलब आपको रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी कम होना ही एक कारण नहीं हो सकता है। हाँ, ये एक मेजर कारण है। ठीक है, ठीक है। और जैसे और कारण क्या हो सकते हैं? और आप जैसे आपके किसी क्लोज कांटेक्ट में हैं, जैसे अगर आप किसी टीबी के पेशेंट के साथ रह रहे हैं बहुत समय तक, या आपने डायरेक्ट एक्सपोजर आपको हो रहा है, कोई टीबी का पेशेंट है, छींक रहा है, खांस रहा है, आपके डायरेक्ट आप उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो टीबी होने की संभावना आपको ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको बचने की संभावना भी रह सकती है। बिल्कुल। और इस समय एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर उर्वशी बी सिंह भी स्टूडियो में मौजूद हैं, चीफ ट्यूबरकुलोसिस सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उर्वशी, शुक्रिया आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर और अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से इन्होंने हमें कॉल किया है। अमित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका, बताइए। मैम नमस्ते। मैम नमस्कार। मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी वाइफ हैं जो, तो उनका सिर दर्द होता है बार बार। ठीक है। तो और इनके पिताजी को टीबी की बीमारी है या प्रॉब्लम है, तो क्या मैम मुझे इनके चेक कराना चाहिए टीबी का? बिल्कुल। डॉक्टर उर्वशी? सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ टीबी ना सोचें आप। जो उनके पिताजी को है उनके साथ ये कितना समय बिताती होंगी, या पहले कब था टीबी। तो टीबी ऐसा भी संक्रमण नहीं करता कि कांटेक्ट ना हो तो टीबी हो जाए। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, तो आप ज़रूर फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उसके बाद अगर वो आपको गाइड करें टीबी की बीमारी की जांच करें, तब आप टीबी की जांच कराएं। ठीक है। सिर्फ सिर दर्द से आप टीबी के बारे में ना सोचें, बट परिवार में अगर टीबी है तो सभी को जांच कराना सही रहेगा, बिकॉज आप जितना समय से टीबी का डायग्नोसिस होगा उतना बढ़िया ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो उतना जल्दी। बिना सिम्टम के भी जांच करा सकते हैं? जी बिल्कुल, खासकर जब अगर फैमिली में बीमारी रहे, किसी को भी, किसी मेंबर को, जैसे बड़ों को रहे तो बच्चों की जांच बहुत ज़रूरी है, और बच्चों में तो हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी ज़रूर देते हैं। बट अगर फैमिली में बीमारी है तो सारे परिवार को जांच करानी चाहिए। और जांच ऐसी कुछ नहीं है जिससे कुछ नुकसान हो जाएगा, तो जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए परिवार में किसी को है, आपने कहा जांच कराइए, जी, क्योंकि जो इलाज है वो लंबा चलता है, 6 महीना 9 महीना,
9 महीना नहीं कितने चलता, सॉरी दैट जी, जी। वी मस्ट क्लैरिफाई। 6 महीना इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गिवन। इनफैक्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी हम 6 महीना दे रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू रिजॉल्व 6 महीना। ठीक है। 9 महीने तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितनी बार उन 6 महीनों के दौरान कभी भी संक्रमण हो सकता है उन्हें? नहीं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, टीबी की जो बीमारी है, पहले 2 हफ्ते अगर इलाज ठीक से हो, 2 हफ्ते के बाद संक्रमण बहुत मिनिमल हो जाता है। तो जितना जल्दी जो इंडेक्स पेशेंट हम बोलते हैं, जिन्हें पहले डायग्नोज हुआ फैमिली में, उन्हें जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट पे डालें, आफ्टर 2 वीक्स वो स्प्रेड नहीं करेंगे बीमारी। तो आप जैसे डायग्नोसिस हो उन्हें ट्रीटमेंट शुरू कराएं और बाकी परिवार की जांच कराएं। फॉलोअप पे एक आध बार जाया जा सकता है, पर जांच अगर ज़रूरी समझेंगे डॉक्टर तब कराएंगे आगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। बिल्कुल, ठीक है। एक कॉलर और हैं, कल्याणी हमारे साथ जुड़ी हैं, झारखंड से इन्होंने हमें कॉल किया है। दिव्यानी हमारे साथ जुड़ी है, माफ कीजिएगा। दिव्यानी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो डॉक्टर। हाँ बताइए दिव्यानी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से बलगम के साथ खून आता है, लेकिन मुझे खांसी नहीं, कभी दिनों में खांसी नहीं। अच्छा, आपको खांसी नहीं है लेकिन बलगम के साथ खून आता है। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर आपसे कुछ और सिम्टम्स भी पूछिए, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर दिव्या, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, बलगम के साथ खून आता है तो क्या आपके मसूड़ों में कोई परेशानी है, मसूड़ों की कोई तकलीफ है? आवाज दिव्यानी आपकी सही तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर आप बात कीजिए हमसे। आपके मसूड़ों में या दांतों में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है दिव्यानी? नहीं, दांतों में कुछ नहीं है, मसूड़ों में कुछ नहीं। लेकिन जब सुबह ब्रश करते, ब्रश के बाद जो बलगम आता है इसमें से खून आता है। ये कितने समय से हो रहा है? बहुत 6 महीने से ज्यादा हो गया। ठीक है। 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो पायरिया होता है जिसमें कि मसूड़ों में अगर विटामिन सी की कमी से भी हो सकता है, मसूड़ों में या कृमि दंत हो सकता है, कीड़ी अगर डेंटल कैरीज हो, वो सब भी एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी इनको ये ज़रूर सजेशन दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बहुत हिडन फैक्टर है और इसमें ट्यूबरक्लोसिस ज़रूरी नहीं कि अपने फुल फ्लेज पूरे अपने सभी लक्षणों के साथ उपस्थित हो। आप बलगम की एक जाँच ज़रूर करा लें और अपने निकट जो भी आपके चिकित्सक हैं उनसे एक बार परामर्श जरूर करें, ताकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर दूसरे तरह के इन्फेक्शन में भी बलगम में खून आ सकता है, तो सुपर इम्पोज इंडियन पॉपुलेशन में इन्फ्लुएंजा के कारण या स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण, निमोकोक, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन पर इनको बलगम की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोई भी सिम्टम अगर बार बार नजर आ रहा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए और पता करिए कि कारण उसके पीछे क्या हो सकता है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीकांत ने हमें गुजरात से कॉल किया है। श्रीकांत जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ जी, बताइए। मुझे ये पूछना है कि जो स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट होते हैं वो स्पुटम अपना जो बलगम है ऐसे थूक देते हैं बाहर, तो वो उसके इन्फेक्शन के रिलेटेड अपने फैमिली में ज्यादा चांस रहते हैं फैलने के, तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट करके और मतलब थ्रो करे तो इन्फेक्शन ज्यादा कम रहे, उसके लिए कोई सजेशन है, कोई स्कीम ऐसा कुछ है? ठीक है डॉक्टर विश जी, तो ये बहुत ही आपने जो है सेंसिबल सवाल पूछा, अगर मैं ऐसे कहूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस बात की ना जानकारी है ना वो सोचते हैं इस बारे में। तो स्पूटम को डिसइंफेक्ट करने के लिए हाइपोक्लोराइड में डाला जा सकता है। एक बकेट रख लें जिसमें हाइपोक्लोराइड जो बहुत इजीली मिल जाएगा, वो 5% बना लें, डेली का डेली बना लें और उसमें थूक सकते हैं और उसको फिर फ्लश किया जा सकता है। तो आइडियल विल बी कि इसको ऐसे डिस्कार्ड किया जाए। बट मैं इससे ना एक और मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि स्प्यूटम के द्वारा ये टीबी फैल सकती है, और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं फैलती, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी फैलती है। तो अगर स्प्यूटम सूखेगा, ड्रॉपलेट सूखेगा और वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो बहुत छोटा कण बन जाता है वो बहुत हल्का होता है, वो हवा के साथ फैल सकता है। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जाना कि थूकना रोकना पड़ेगा। थूकना कंटिन्यूड रहेगा तो सिर्फ टीबी नहीं, इन्फ्लुएंजा भी फैलेगा। आप अभी इन्फ्लुएंजा की काफ़ी न्यूज़ आई हैं, काफ़ी केसेस फैल रहे हैं, टीबी हो चाहे इन्फ्लुएंजा हो। बट टीबी काफ़ी डेंजरस इसलिए है क्योंकि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी फैलता है। तो हम एक एंटी स्पिटिंग अपनी तरफ से एंटी स्पिटिंग कैंपेन भी चला रहे हैं। हमने इनफैक्ट पेशेंट अवेयरनेस एक वीडियो भी बनाया कि स्पिटिंग से भी, और अगर नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे में देखा जाए तो 63% ऐसे लोग थे जो चेस्ट सिम्टम्स होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं गए। उन्होंने सोचा बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनमें टीबी पाया गया।
तो ऐसे लोग अगर राह चलते थूकें, उन्हीं की थूक से एयरबॉर्न होंगे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जिसे हम कहते हैं हवा से फैलेंगे, और किसी छोटे बच्चे को जिस व्यक्ति में कोई नहीं है इन्फेक्शन, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो थूकना एज कल्चरली हमें हिंदुस्तान से हटाना पड़ेगा अगर हम यह हवा से फैलने वाली बीमारियों को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो डॉक्टर ने शेयर की है। यहाँ पर डॉक्टर कुसुम चंद, मैं थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में समझना चाहूँगी। जो 3 स्टेजेस मुख्य तौर पर बात की गई है टीबी को लेकर, प्राइमरी, लेटेंट और फिर एक्टिव, होम्योपैथी कहाँ कहाँ कितनी मदद कर सकता है? होम्योपैथी हर स्टेज में काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जब किसी को कोई डिजीज़ होती है, लेटेंट डिजीज़ हो या ओवर डिजीज़ हो, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, और उन सिम्टम्स के बेसिस पे अगर दवा हम चूज़ करें तो उसके हिसाब से अगर दवा देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो टीबी कंट्रोल में आ सकती है। ऐसे जैसे लेटेंट टीबी है तो उसमें और फिर उसको टेस्ट हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो टीबी के जर्म्स भी, जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, उसमें हमने देखा है कि जब हम उसको टीबी की दवा देते हैं तो उसकी लाइनिंग बढ़ जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और वो कंसीव कर सकती है। ठीक है, यानी मुख्य तौर पर अगर होम्योपैथी की बात करें तो इम्यूनिटी को लेकर काम इम्यूनिटी की बात है, वो पेशेंट के ऊपर एक्ट करती है। होम्योपैथी जो है पेशेंट के लिए होती है, और पेशेंट को जब कोई तकलीफ होती है तो उसको सिम्टम्स, उसके कोई बदलाव आ ही जाता है उसके सिम्टम्स से, उसके बेसिस पे और उसकी डायथिसिस कि अगर फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस है और उसके हिसाब से भी अगर दवा दी जाए तो वो पेशेंट के लिए हाँ बिल्कुल कामदायक होती है। ठीक है, डॉक्टर दिव्या, जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो खान पान पर सबसे ज़्यादा जोर होता है। जब टीबी की हम इतनी बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद क्या कहता है? क्या खाने पीने को लेकर नियम है टीबी में भी? हाँ, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत नियम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी आयुर्वेद में चूँकि टीबी को लेकर बहुत सारी जागरूकता आई है, तो भारत सरकार की तरफ से मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त परियोजना के तहत जो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव होते हैं उसमें परियोजना शुरू की है, जिसके तहत हम लोग लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस पे और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हम लोग अभी नहीं ट्रीट करते, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेंस जो हैं उन पे आयुर्वेद का देखा जा रहा है। उसमें पूरा एक प्रोटोकॉल बना है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें एलर्जी और विटामिन डी की कमी रहती है। आयुर्वेद में इसमें इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने के लिए सारी चीज़ें जो आपको बलवर्धक होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि बल को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर रखा। एक शाकाहारी अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी करता है तो वो सुबह 1 मुट्ठी अंकुरित चना ज़रूर खाए, क्योंकि वो प्रोटीन के लिए सोयाबीन ले सकता है, मूंगफली ले सकता है। और चूँकि विटामिन डी की कमी रहती है तो मैंने आपको बताया उसमें धनिया की पत्ती और पुदीने की पत्ती का रस 2 बड़े चम्मच सुबह 1 बार ले सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में बार बार खून आता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोएक्टासिस हो जाती है या पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेंस होते हैं, उनमें आटे के हलवे में जैसे 50 ग्राम आटा लिया तो 10 ग्राम के लगभग अर्जुन का पाउडर मिलता है, बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है। 5 ग्राम के लगभग सोट, ऐसा वो गाय के घी में भून के खाने से उसको अच्छा स्ट्रेंथ मिलती है, ये प्रूवन है। इसके अलावा वो सोट का लड्डू भी ले सकता है। जो भी प्रोटीन रिच डाइट है, अगर वो मांसाहार करता है तो मांस का रस ले सकता है, मांस रस का प्रयोग बताया गया है। खासतौर से अंडा का प्रयोग कर सकता है। बकरी के खुर मतलब बकरी के पैर की मज्जा जिसे कहते हैं, उसका जूस सूप बना के पी सकता है। आंवले का प्रयोग यानी सिट्रस फ्रूट जिनमें विटामिन सी रिच्ड होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, तो अच्छा होगा। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम रुक करेंगे। हमें राम ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। राम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम मुझे खांसी जो है 2019 से है। ठीक है। और खांसी मेरी अभी तक सही नहीं हुई है। असल में क्या मतलब, खांसी सही हो जाती है, दब जाती है, फिर हो जाती है, दब जाती है, फिर हो जाती है, मतलब। और मैंने टीबी वगैरह की भी जांच करा लिया और भी मतलब और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब करा लिए, लेकिन उसमें कुछ आता तो है नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब बोले भाई एलर्जी खांसी ये नहीं जाएगी, एलर्जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका उपाय क्या है। ठीक है, जब डॉक्टर कह ही चुके हैं डॉक्टर उर्वशी कि ये टीबी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एलर्जी अगर छोटा सा
थोड़ी सी सलाह इन्हें नहीं, 2019 से अभी तो 2023 चल रहा है, 4 साल से आप परेशान हैं। आप डॉक्टर साहब से मिले, आपने टेस्ट कराया अपना? हाँ मैम, ये मुरादाबाद में एक सानवी क्लिनिक है, उनके यहाँ हमने टेस्ट कराए थे, सारे सब कुछ नॉर्मल था। एक्सरे वगैरह भी कराया, टीबी की जांच हमने सरकारी अस्पताल में 3-4 बार करा चुका हूँ। और वैसे मतलब अभी तो खांसी ठीक है, जैसे ज्यादा जैसे ठंड पड़ जाती है तो खांसी होने लगती है, अभी तो खांसी नहीं है। आपको एज़मा के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया? एज़मा तो नहीं है किसी, देखिए एलर्जिक कॉफ हो सकती है, खासकर जो आपने कहा ठंडी के समय में होती है, पर आप किसी चिकित्सा केंद्र में ही जाएं और उनसे ही पूरा डिस्कस करें। हर खांसी भी टीबी नहीं होती, पर आप काफ़ी सचेत हैं कि वो टीबी के लिए आप टेस्ट करा चुके हैं। और खांसी सिर्फ खांसी नहीं, खांसी के साथ बलगम आता है, बुखार आता है, वो आपको बुखार जो है वो रहेगा, शाम के समय आपको 100 बुखार हो जाएगा, बहुत तेज़ बुखार नहीं आएगा टीबी में। इन्फ्लुएंजा में या कोविड में 104 103 बुखार आता है, टीबी में आपको 100 तक बुखार आएगा, इसीलिए लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पर आप तो काफ़ी सचेत हैं, आप किसी अच्छे चिकित्सा केंद्र में जाएं, अपना सारा टेस्ट कराएं, और अगर एलर्जिक कॉफ भी है आपको तो डॉक्टर उसके लिए आपको दवा देंगे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए दवा नहीं देंगे। और एक जो डीवर्मिंग एक ट्राई आप कर सकते हैं वर्म्स के लिए, बड़ी सिंपल दवा आती है, एक गोली लेनी है आपने, उससे वर्म्स अगर आपका लोड ज़्यादा होगा, वो पेट में जैसे वर्म्स हो जाते हैं, हेलमिंथिक वर्म्स हो जाते हैं, राउंड वर्म, अगर उसका लोड कम हो जाएगा तो आपको एलर्जीज भी कम होगी। तो वो भी बहुत सिंपल दवा वो भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ बताइए। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी वो एक बार चेकअप कर लें अपना। अच्छा, हाँ ठीक है, ये जांच भी करा लें आप। नहीं, इसमें मैं कुछ थोड़ा सा डिफर, लेटेंट टीबी की जांच एक्चुअली उससे मिसगाइड कोई ना हो। अब होता क्या हो रहा है इन द पास्ट कि लेटेंट टीबी की जांच करी तो कभी किसी छोटे क्लिनिक में या कभी डॉक्टर्स ना टीबी की भी दवा शुरू कर देते हैं। अच्छा। वो बहुत ध्यान करना है कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के लिए टीबी डिजीज की दवा ना शुरू करी जाए। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की दवा अलग है और लेटेंट टीबी डिजीज के लिए पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो लेटेंट टीबी को लेके हमारा जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है बहुत ही इफेक्टिव कोशिश कर रहा है। काफ़ी स्टेट्स में लेटेंट टीबी की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। गुजरात में मोरलेस कवर हो गया है, धीरे धीरे पूरी कंट्री को ये कवर करेंगे। लेटेंट टीबी की टेस्ट भी करेंगे और ट्रीट भी करेंगे, और जहाँ इनका लेटेंट टीबी टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा वहाँ वो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ ट्रीट भी करेंगे। बट उसकी ट्रीटमेंट और टीबी की ट्रीटमेंट बहुत अलग है। एक बार डॉक्टर उर्वशी आप आसान शब्दों में दर्शकों को समझाइए कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का मतलब क्या है और टीबी डिजीज का मतलब क्या है। जी, तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का अगर आप ऐसे समझें, देखिए छोटा बच्चा जिस दिन 0 डे पे पैदा हुआ उस दिन हम उसे BCG वैक्सीन दे देते हैं, क्योंकि BCG वैक्सीन जो है हमारे बच्चों को सीरियस टीबी से बचाती है, न्यूरोलॉजिकल टीबी और डिसेमिनेटेड टीबी। तो आप इससे यह समझ सकते हैं कि इतना ये बचाव हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि हम 0 डे पे जब छोटा बच्चा पैदा हुआ हम BCG वैक्सीन दे देते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि टीबी एंडेमिक है हमारी कंट्री में, और हमारी ही नहीं बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंडेमिक है, तो इन्फेक्शन एक से दूसरे को कब पहुंचा हमें पता नहीं चलता। बट इन्फेक्शन इन केस ऑफ टीबी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डिजीज़। टीबी की इन्फेक्शन 1 से 10 बैक्टीरिया से भी हो सकती है, पर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, दोनों इम्यून सिस्टम को हम अगर अच्छा रखें तो हमारी इन्फेक्शन डिजीज़ की तरफ नहीं जा पाएगी। टीबी की इन्फेक्शन हम सब में से किसी को भी हो सकती है जो एंडेमिक कंट्रीज़ में रहते हैं। जो अब आप US जाना चाहें वो 10 टेस्ट करते हैं कि आप में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो टीबी की इन्फेक्शन डिजीज़ तक ना जाए, अपनी इम्यूनिटी हम स्ट्रांग रखें तो डिजीज़ नहीं होगा। और अब ये न्यू डेफिनेशन के हिसाब से लेटेंट टीबी के 2 और स्टेजेस डिस्क्राइब करे गए हैं, इंसिपिएंट और सब क्लिनिकल टीबी। अच्छा। लेटेंट टीबी में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा और जो टेस्ट भी हैं वो 100% सेंसिटिव नहीं है। तब इसीलिए मैंने कहा कि टेस्ट आप कराएं ना कराएं, भारत सरकार बहुत जागरूक है। टीबी प्रोग्राम रादर बड़े समझदारी से वो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, पूरी कंट्री कवर करेंगे। जो इंसिपिएंट और सब क्लिनिकल टीबी तब होता है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके बाद एक्टिव टीबी हो जाता है। तो उसमें भी ट्रीटमेंट दिया जाता है सब क्लिनिकल टीबी में, बिकॉज उसमें कल्चर ग्रो हो जाएगा। एक्सरे में आपके एक्सरे पिक्चर में हमें दिख जाएगा कि उसे बीमारी बढ़ रही है। और लेटेंट टीबी में हमें एक्सरे में भी नहीं दिखेगा, जो लैब टेस्ट हैं उसमें पिक हो जाता है और उसका इलाज तभी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है।
इसके अलावा मैं ये समझना चाहूँगी डॉक्टर कुसुम, जब तमाम स्टेजेस की बात हो रही है, उम्र को लेकर भी हमने चर्चा की, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब बुज़ुर्गों को खांसी होती है, ज़्यादातर टीबी के केसेस बुज़ुर्गों में देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा है कि ये अनुवांशिक भी हो सकता है? अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में किसी के पिताजी को या दादा को बुज़ुर्ग होने पर टीबी हुआ है, तो क्या ये संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं किसी भी फैमिली में? नहीं, उससे तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि टीबी उसी को होगी जिसकी या तो उसको कोई और डिजीज़ है। ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है या को किसी वजह से वो किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, उसके लिए वो कोई दवा ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव जिसको कहते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो जैसे जो हमारे शरीर के अंदर वो कीटाणु तो हैं ही, तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उससे टीबी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बुज़ुर्ग को टीबी होगी ही होगी, या किसी के घर में और बुज़ुर्ग को हुई है तो इनको भी ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। धनवीर ने हमें कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। धनवीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्ते बहन जी। नमस्कार, बताइए। मेरे 3 महीने से दवाई चल रही है बहन जी, टीबी की जी। तो मेरे ये गोडों से नीचे ये दर्द रहता है। ठीक है। हाँ जी, ये इसकी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ जी आपसे। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं वो दर्द कैसे दूर हो सकता है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो आप ये जानना हेलो, ठीक है धनवीर जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर बात कीजिए हमसे। ठीक है जी। हाँ, बताइए। हाँ जी, मैं ये आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ मैडम जी कि मेरे 3 महीने से टीबी की दवाई चल रही है और ये मेरे गोडों से नीचे दर्द रहता है जी हर 24 घंटा। 24 घंटा, ठीक है, हम डॉक्टर से हाँ बात जी। करते हैं। धर्मवीर को आप क्या सलाह देंगी? उनकी एटीटी कौन सी चल रही है, कौन सी रीजन चल रही है, ये पता 3 महीने से वो बता रहे हैं कि 3 महीने से। आप हाँ। कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं धर्मवीर जी से। धनवीर जी, आपको और क्या क्या समस्या है? आपने अपने चिकित्सक से इसके बारे में परामर्श किया कि आपको पैरों में नीचे दर्द हो रहा है? हाँ जी, वो मैडम जी से किया था, मैडम बोल रही थी कि आपकी ये कमजोरी का दर्द है जी। तो उन्होंने आपके जो एटीटी चल रही है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं उस हिसाब से? हाँ जी, बहुत शुरू बहुत में तो बड़ी थी, अब छोटी टैबलेट कर रही है जी। तो उनके डॉक्टर्स ने उस हिसाब से चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट में उनको चाहिए आयुर्वेद की हेल्प, तो वो कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया जा सकता है, और चूंकि विटामिन B12 की कमी इसमें होती ही है, तो इनको ये कहा जा सकता है कि जैसा मैंने आपको बताया, वो गेहूं का आटे का हलवा बना के दे सकते हैं, और कुछ जो सब अंकुरित दालें, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग की दाल, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, इसी से सवाल आ जाता है कि जब टीबी किसी को हुई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो साथ साथ हो सकते हैं? इन्हें पैरों में दर्द है जी, या हो सकता है और लोगों को कुछ और परेशानी होती है, तो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, ये जो इनका दर्द है उसके बारे में मैं इनको थोड़ा सा सजेस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि B12 सप्लीमेंट दिया जाता है विद एटीटी, INH के साथ वो दिया जाता है, तो या तो वो नहीं ले रहे, दूसरा विटामिन D की कमी से भी इनको ऐसे पेन हो सकता है, तो चाहे वो नेचुरल सोर्स से लें, चाहे वो उसकी दवा ले सकते हैं। विटामिन D कैप्सूल्स आते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के, जो वंस अ वीक लिया जाता है, तो वो भी लिया जा सकता है। इन दोनों की वजह से ये पेन हो सकता है। बट एडवर्स इफेक्ट जो फर्स्ट लाइन एटीटी, जो हम पहले जो 4 दवाएं, 4 को इनफैक्ट फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो एक ही गोली दी जाती है, उसके साथ हम जो B12 है सप्लीमेंटेशन हमेशा देते ही हैं। और इन चारों दवाओं में कभी कभार होता है कि मरीज़ को कोई एडवर्स इफेक्ट हो, बट वो ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं है जिसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जब भी कोई तकलीफ़ हो, कभी लिवर की एंजाइम्स बढ़ सकती हैं, तो उससे मरीज़ को भूख लगना बंद हो जाएगी, पर वो यही करे कि चिकित्सक के पास जाए, वो बदल के दूसरी दवा दे देंगे। ऐसा नहीं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो एक, जैसे इन्होंने कहा, दर्द होता है, वो एक दवा की वजह से हो सकता है, लिवर की एंजाइम्स भी एक से ज़्यादा दवा भी बढ़ा सकती हैं, बट उसका सबका सोल्यूशन है। और नेशनल टीबी प्रोग्राम की गाइडलाइंस में क्या ऑल्टरनेटिव ड्रग देनी है वो भी लिखा है। तो मतलब छोटे सेंटर पे भी, डॉट सेंटर पे भी, वो दूसरी दवा बदल के दे देंगे, और जब लिवर एंजाइम्स ठीक हो जाएंगी तो वापस इनको इस रेजिमेंट पे ले आएंगे। तो सारी गाइडलाइंस में ये सब केयरफुली बताया गया है। सिर्फ डॉक्टर के पास जाना, उनसे परामर्श करना ज़रूरी है, अपना दुख लेके घर में ना बैठे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी बात है। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, विजय ने हमें कॉल किया राजस्थान से। आपका स्वागत है विजय जी, बताइए क्या सवाल है आपका?
आप सवाल पूछ सकते हैं विजय जी। हाँ मैडम जी, हमारे सवाल हैं। मैं आपका चैनल देख रहा हूँ बिल्कुल। तो हमारा सवाल है कि हमारे फैमिली में एक मिलने वाले हैं, तो उनके दादा की टीबी हुई थी और उनके भाई के भी, मिसेज भी टीबी से ही गुजर गई, उनके बच्चे बच्ची सारा फैमिली टीबी से ग्रसित है। ठीक है, ठीक है। तो आप सवाल क्या क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि ये छोटे बच्चों को किस प्रकार से कोई अब ये कहाँ रखा जाए उनको? घर में तो टीबी के लक्षण के संपर्क में आएंगे वो बच्चा। ठीक है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर कुसुम, इससे लेकर आप क्या बताएंगी, क्योंकि हमने इसके पहले भी जिक्र किया था कि अगर किसी को टीबी है, और जैसे डॉक्टर ने भी बताया था कि 2 हफ्ते में संक्रमण तेजी से फैल सकता है, ऐसे में क्या बचाव किया जा सकता ताकि संक्रमण ना फैले? मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट्स को अगर हम टीबी की दवा के साथ साथ होम्योपैथी भी ऐड कर दें तो एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, और जैसे किसी ने कहा कि उसके जोड़ों में दर्द है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, और उसकी ड्रग कंप्लायंस बढ़ के तो ट्रीटमेंट पीरियड भी कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर उर्वशी, एक बार फिर से, अगर किसी की फैमिली में किसी को टीबी हो गया है, बाकी लोगों को क्या करना है? तो जैसा मैंने पहले कहा कि पहले तो सबकी जांच कराएं। ठीक है। और अगर अब जैसे जो अभी जो केस ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि परिवार में सारे बड़े सदस्यों को है तो बच्चों को कैसे बचाएं, तो अगर परिवार के सदस्य यह समझ लें कि जो दवा है उसके बिना उनका निदान नहीं हो पाएगा। देखिए, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बोला कि न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दे सकें तो बढ़िया रहे। अगर किसी को दिक्कत है तो ऑब्वियसली आप हेल्प लें कि न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाया जाए। मतलब अगर इकोनॉमिक, तभी मैं हमेशा कहती हूँ जॉब लॉस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो पहले 2 हफ्तों में ट्रांसमिशन ज़्यादा है, टीबी फैलना ज़्यादा चांसेस है। अगर वो पूरी दवा लेंगे बिना किसी नागा के, बिना छोड़े, तो वो 2 हफ्ते के बाद फैलना उसका बहुत स्मॉल चांस रह जाता है। तो आपने जैसे कहा बच्चे वहाँ हैं, तो आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि जो टीबी के मरीज़ हैं, अगर वो दूसरे कमरे में या मास्क पहने, सबसे पहले तो जो हम लोग कोविड के लिए बोलते थे, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, अपनी हाइजीन रखें। तो टीबी, कोविड एकदम सिस्टर बीमारियां। कोविड ने शायद हमें अलार्म किया इसीलिए कि हम टीबी के लिए सचेत हो जाएं। हमने वही सब एक्शन लेने हैं। और अच्छी बात यह है कि टीबी के लिए हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आप डायग्नोसिस करें और जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट करें। तो 2 हफ्ते की 2 हफ्ते की सेपरेशन अगर रख सकें बच्चों से, उसके बाद वो नहीं फैलेगा। ठीक। और बच्चों का टेस्ट कराएं। बच्चों को हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट विदाउट एनी टेस्ट भी देते हैं, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के। ठीक है, बताइए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अगर आप आइसोलेशन नहीं कर सकते, मास्क नहीं पहना सकते बच्चों को, तो फ्यूमिगेशन यानी कपूरदानी आती है, कपूर रखें। कपूर बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, और उसके फ्यूमिगेशन के साथ थोड़ा सा लंग डायलेशन, मतलब ब्रोंकल फेफड़ा की नलियाँ फैल जाती हैं, तो उसके लिए उसको आराम हो सकता है। और छोटे बच्चों को च्यवनप्राश का निरंतर सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जहाँ लंग कोलेप्स भी है, जहाँ पे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो भी अगर 6 महीना या 1 साल निरंतर च्यवनप्राश का छोटी ही मात्रा में, कम मात्रा में भी प्रयोग करें तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने आइसोलेशन टीबी मरीज के लिए बोला, बच्चे तो कहाँ आप आइसोलेट कर पाएंगे। टीबी मरीज दवा जरूर समय पे शुरू करें और थोड़े दिन आइसोलेट कर लें अपने आप को, ताकि वो संक्रमण ना कर सकें। और जितना हो सके अच्छा खाए पिए और अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत करके रखें तो बेहतर होगा। मनोज ने हमें कॉल किया है। मनोज हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मनोज, सवाल पूछिए आप अपना। मनोज जी, आप हम सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। ठीक है, अभी हमारे साथ कॉलर नहीं जुड़े हुए हैं। अगर जब होम्योपैथी की बात की डॉक्टर कुसुम चंद, आपने कहा था हर स्टेज पे होम्योपैथी काम करती है, तो क्या होम्योपैथी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही काम करती है या अपने आप में भी ट्रीटमेंट मौजूद है होम्योपैथी में? देखिए, अगर लेटेंट स्टेज है या कम है, इंसिपिएंट स्टेज है, उसमें खाली होम्योपैथी भी कर सकते हैं, या मोर सो ऑन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में ज़्यादा कर सकती है, जो कि लंग से नहीं जुड़ी हुई है। जिस पेशेंट को फेफड़ों की बीमारी है और जो कि स्पूटम निकाल रहा है, बलगम निकाल रहा है, वो कंटेजियस होता है और उसको उसमें तो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट चाहिए।
लेकिन पहली 2 स्टेजेस में खाली होम्योपैथी से भी कम हो सकता है। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होगा? कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा? हमने एक काम किया था टीबी के ऊपर, तो उसमें हमने एक रेजिम बनाया था। उस रेजिम में 1-2 मेडिसिन तो रेगुलर हैं जो सभी को दी जा सकती है, पर एक मेडिसिन जिसको हम कहते हैं पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन, वो तो एक बार निकालनी पड़ती है। अच्छा। और फिर वो देने से फिर उस रेजिम को दिया जाए अगर, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगले कॉलर भीषण ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। आपका स्वागत है भीषण जी, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ये है, मैंने डिबेट के दौरान ये सुना कि इंटेस्टाइनल टीबी होता है, उसके लक्षण क्या? ठीक है डॉक्टर अभिषेक। तो इंटेस्टाइनल टीबी, देखिए टीबी फैलता हवा से है, पहले लंग्स में आएगा और लंग्स से फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहीं भी जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है, जोड़ों में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में भी जा सकता है। इंटेस्टाइनल टीबी जैसे आपने पूछा, तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि हल्का बुखार मतलब 100 तक बुखार शाम के समय जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है मैडम ने बताया, और भूख नहीं लग रही, ऐसे लक्षण तो होंगे। तो इंटेस्टाइनल में जो ऐड हो जाएंगे फीचर्स वो ये है कि मरीज़ को पेट दर्द बता सकता है, वो डायरिया हो सकता है, उसको क्रोनिक डायरिया से प्रेजेंट कर सकता है, बावल मतलब बार बार जाना पड़ेगा उसको टॉयलेट। तो बेसिकली यही सब। हल्का बुखार, वेट लॉस, भूख नहीं लगना, खाना अच्छा नहीं लगना, पेट में दर्द अगर वो बताए कंटिन्यूस काफ़ी समय से चल रहा है और डॉक्टर को दिखाने की सिंपल दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, डायरिया है, तो इन सब फीचर से आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको इंटेस्टाइनल टीबी है। पर हर चीज़ की जांच अवेलेबल है, हर चीज़ का इलाज अवेलेबल है। बिल्कुल। अब अगले कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, मंजीत ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका मंजीत जी, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी दवाई 2015 से चल रही है गठिया की। पहले HCQ ले रही थी, अब मैं हफ्ते में गोली ले रही हूँ, वो गठिए की जो होती है 15 mg, और रोज सुबह मेरे गले से जुकाम निकलता है, खाना खाने के बाद वो ठीक हो जाता है और गाढ़ा होता है वो जुकाम भी। ठीक है, आपने डॉक्टर को बताई है ये सारी बातें? जी हाँ जी, उनसे बताया है। क्या बोला है डॉक्टर ने आपके? वो दवाई दे रही हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, आप वैसे ही कर रही हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही कोई करवाया नहीं है टेस्ट। ठीक है, तो आप सवाल आपका क्या है मंजीत, आप क्या जानना चाहती हैं? क्या ये भी हो सकता है ऑर्थोपेडिक या रोगी है टीबी? ठीक है। हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्यूबरक्लोसिस में 2 चीज़ें, आजकल के जो इस समय का परिवेश आ रहा है उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत क्लोज लिंक्ड है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के साथ। जैसा कि इस पेशेंट ने कहा कि इसने पहले जांच कराई है लेकिन ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा है कि अनलेस अनटिल कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस ना हो वो ATT नहीं स्टार्ट करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उस कंडीशन में जहाँ इनको एक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की जैसे बात हम कह रहे हैं, आयुर्वेद में इसमें पूरी तरह से इलाज है, और अभी हम लोगों ने 1000 पेशेंट पे इसमें ट्रीटमेंट सर्वेक्षण किया, जिसमें से 80% पेशेंट ऐसे थे जिनमें कि 15 डेज आफ्टर 15 डेज जब उनमें इजरा यानी कि TB गोल्ड का टेस्ट कराया गया तो निगेटिव आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 अभी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है, समय पे इसकी अगर उपचार किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। 85% में 15 से 18 दिन में निगेटिव हुआ, और बचे हुए यानी 10% लोग ऐसे भी थे जिनमें 1 महीने के बाद निगेटिव हुआ। 3% ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हैं, और कोशिश करते हैं कि वो 2 महीने के बाद उनके में निगेटिव आ जाएगा। तो ये इसके लिए जो इम्यूनिटी वाली प्रोवोकिंग ड्रग होती हैं, जो इम्यून बूस्टर्स जैसे हम आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं, और इसका एक पूरा एक ही प्रोटोकॉल है, वो पर्सन पेशेंट स्पेसिफिक नहीं है। भारत सरकार की तरफ से ये निःशुल्क इस समय दिया जा रहा है, इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जांचें उपलब्ध हैं, और हमारा आपसे करवत निवेदन है कि आप इसको ज़रूर कराएं, क्योंकि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही बाद में जाके एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें पेशेंट में बहुत सारे लक्षण आते हैं, कई पेशेंट में सार्कोइडोसिस, और इसके बीच में एकदम क्लोज चलता रहता है, पेशेंट परेशान होता रहता है, जैसे ये परेशान है पिछले 4 साल से। तो जांचें ज़रूरी हैं, जांच कराइए, एक बार अपने चिकित्सीय परामर्श लीजिए। भारत सरकार की तरफ से हमारे संस्थान यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इसकी पूरी जांचें और निःशुल्क मेडिसिन उपलब्ध है। बिल्कुल डॉक्टर विषय, जैसे डॉक्टर भी बार बार बता रहे हैं कि निःशुल्क इलाज उपलब्ध है,
टीबी को का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो टीबी से ग्रसित लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। 2025 तक हम चाह रहे हैं कि भारत टीबी मुक्त हो। WHO चाहता है दुनिया भर से 2030 तक टीबी जाए, लेकिन 16 लाख लोगों की मौत दुनिया भर में टीबी के कारण होती है। बड़े कारण क्या मानती हैं? तो देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि वैक्सीन्स बहुत मेहनत चल रही है वर्ल्ड ओवर, बट 50% से ज़्यादा प्रोटेक्शन अभी हम नहीं पहुँच पाए। तो BCG वैक्सीन से हमारे बच्चे सीरियस बीमारी से तो बच जाते हैं। ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया अवेलेबल है, पर ट्रीटमेंट आप किसको दें? तो जैसे नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे जो ICMR ने पिछले साल ही पब्लिश किया, जो पिछले 2 साल में हुआ और अब लास्ट ईयर पब्लिश हुआ, उसमें 2-3 बड़ी सिग्निफिकेंट बातें जो उन्होंने हाईलाइट करी हैं। 63% पेशेंट्स जिनको छाती के सिम्टम्स थे, मतलब खांसी थी, बुखार था हल्का, उन्होंने उसको इग्नोर किया यही सोच के कि हल्का वायरल होगा। 63% आप सोचिए, पेशेंट्स डॉक्टर तक नहीं गए। ये जब प्रेवलेंस सर्वे हुआ तो डॉक्टर इनके पास गए, इन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी जांच कराएं, तब उन्होंने अपनी जांच कराई। और ये भी वो जो सिम्टम्स जिन्हें थे, ये वही मरीज थे जिन्हें सिम्टम्स थे पर वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। जब डॉक्टर इन तक पहुंचे, जांच हुई तो टीबी निकला। तो यही मरीज जो हैं ये अंडर द रेडार है, मतलब ये पहुंच ही नहीं रहे सिस्टम तक। सिस्टम डायग्नोज करेगा तो ट्रीट करेगा। तो इन सभी से ये निवेदन है हम सब की तरफ से, हम लोगों ने इतने साल इतनी मेहनत करी सिर्फ इसीलिए कि बेस्ट रेजिमेंट हो, बेस्ट ट्रीटमेंट हो, बेस्ट डायग्नोसिस हो, बट अगर ये मरीज सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगे तो ये अनजाने में टीबी फैलती रही। तो इन पेशेंट्स को जैसे भी चेस्ट सिम्टम्स हैं, कोई तकलीफ है, डॉक्टर तक जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसमें यह भी पाया गया, जो डॉक्टर साहब ने पहले बोला, जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोक करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जैसे आपने पहले पूछा कि जो बड़ी उम्र के कुछ लोग हैं, इन लोगों में टीबी ज़्यादा पाई गई नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे में। तो जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स या जिन्हें HIV की बीमारी है, ऐसे मरीज तो समय समय पे अपना टेस्ट कराते रहें। मतलब यह ना सोचें कि अगर मेरी टीबी डायग्नोज हो गई तो मेरे को कोई अछूत मान लेगा या आउटकास्ट कर दिया जाएगा। यह सोचें कि अगर जल्दी डायग्नोज करेंगे, जल्दी इलाज होगा, परिवार में नहीं फैलाएंगे, आसपास नहीं फैलाएंगे, और खुद भी ठीक होंगे। जी बिल्कुल, खुद तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। अगर ट्रीटमेंट शुरू करें, नहीं पहुंचे डॉक्टर के पास तो बिल्कुल। जो 3 हफ्ते वाली बात है खांसी की, उसको लेकर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी कि उसे कैसे समझना है, कैसे करना है। आपने कहा कि डॉक्टर तक जाना ज़रूरी है, तो कैसे समझना है उस पर बात करेंगे। कॉलर इसके पहले हम ले लेते हैं। अनूप ने हमें सीतापुर से कॉल किया है। आपका स्वागत है अनूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मुझे कमजोरी और भूख नहीं लगती है, वजन भी कम है, तो क्या ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं मैम? कब से है ये आपके साथ दिक्कत? 2-3 साल से। 2-3 साल से है, ठीक है। डॉक्टर कुसुम, आप बताएंगे ना? तो आपको ये कमज़ोरी क्यों है? खाना नहीं खाती हैं आप, या खाना पचता नहीं है आपको, भूख नहीं लगती है? कुछ बताएं उसके बारे में। और शाम को बुखार तो नहीं हो जाता है? भूख नहीं लगती है ना? तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाकर जांच कराना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ठीक है। 2-3 आपने बताया कि 2-3 साल से अनुप्रिया ये तकलीफ है आपको, तो जरूर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा इतने समय में? जी, इस बारे में मुझे पता ही नहीं था कि अभी पता लगा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने ये शो देखा तो मुझे पता चला। तो इसीलिए जल्द से जल्द मुझे लगता है तीनों ही डॉक्टर ये सलाह देंगे कि भूख ना लगने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में पता किया जाए। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कोई भी हो सकता है इसके पीछे कोई भी कारण हो, टीबी से सीधे सीधे ये ना जुड़ता हो, इसलिए आप जांच जरूर कराएं, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश ने हमें कॉल किया। उमेश जी, आपका स्वागत है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए क्या सवाल है आपका उमेश जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ बिहार आरा जिला से। हाँ। मेरा बच्चा मैडम 5 या 6 साल का था। उस समय उसको ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी हुआ था और मैं उसका 9 महीना तक इलाज चलाया था। ठीक है। पुनः जांच के बाद पता चला कि मतलब उसके पास कोई बीमारी नहीं रह गई है। लेकिन अभी वो 18 साल का मेरा बच्चा हो गया, हिरक पुष्ट है, एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, लेकिन हमेशा उसको मतलब कि धूल धुआं या सोने वगैरह में भी कुछ कम सोता है, पड़ता है, तो हमेशा खुसखुस करके खांसी जो है मतलब कि हल्का खांसते रहता है करते रहता है और जांच में फिर कुछ नहीं निकलता है मैडम। ठीक है उमेश जी,
और वो दवाई चलने के बाद निरंतर जैसे कि 6 महीना साल भर के बाद इस तरह का सिस्टम उसको आते रहा। अच्छा। अभी भी आते रहता है। ठीक है डॉक्टर उर्वशी, इसके पीछे क्या हो सकता है? जी, तो अगर थोड़ा जैसे आपने कहा सिर्फ गले में उन्हें खराश रहती है, थोड़ा खंगारते रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है आप टीबी की चिंता करें। ये जैसे पहले भी हमने कहा एलर्जी के लिए आप डीवर्मिंग कर सकते हैं, या जैसे मैडम आयुर्वेद के बारे में बता रहे थे, आहार अच्छा दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, अंकुरित दालें चना दे सकते हैं। पर एक चीज़ इसके साथ मैं और ये भी कहना चाहूँगी कि अब यही नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे अगर मैं दोबारा कोट करूँ तो उसमें 40% लोगों को पुरानी टीबी रही हो उसमें टीबी दोबारा रिपोर्ट हुई। अच्छा। अब इसके कारण काफ़ी हैं कि इनके ये तो पिता हैं, इनके हिसाब से पूरी दवा ली गई, बट कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारी पीडियाट्रिक जो हमारे कलीग्स हैं वो ये भी कहते हैं कि पेरेंट तो बच्चे के अगर हाथ में दे भी गया दवा और जल्दी में है, सबको नौकरी की या किसी चीज़ की जल्दी, और बच्चे ने दवा नहीं खाई, ऐसा उस दिन हमारी परसों टीबी डे मीटिंग में उन्होंने कोट किया कि एक पिल्लो भर के मदर बच्चा खो गया, मतलब द चाइल्ड डाइड। सो फॉर अ मदर इससे बड़ा तो दुख क्या हो सकता है। वो फिर लेकर आई डॉक्टर के पास, एक पिल्लो में उसने दवा भरी हुई थी, बच्चे ने, मदर दे के चली जाती थी, बच्चा नहीं खाता था, मदर के हिसाब से वो बच्चा ले रहा था दवा। तो मैं वापस इनके क्वेश्चन पे अगर आऊँ, आप टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं, बलगम से टेस्ट हो जाएगा दोबारा। अगर इन्हें कोई टीबी की एक्टिव टीबी की शिकायत होगी तो वो 1 दिन में आपको पता चल जाएगी और ज़रूरत होगी तो उसका इलाज हो जाएगा। और अगर पास टीबी की वजह से इनके चेस्ट में कोई, जैसे पहले भी मैडम बोल रही थी, कोई फाइब्रोसिस रहा हो या कुछ रहा हो, पोस्ट टीबी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, उसके लिए भी आप डॉक्टर का परामर्श ज़रूर करें। हर चीज़ का इलाज है, आप डॉक्टर तक ज़रूर जाएं। और जैसे न्यूट्रिशन की बात हुई, वो आप घर पे भी ख्याल कर सकते हैं, बाकी आप डॉक्टर से टेस्ट ज़रूर कराएं, मिलें ज़रूर। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को पहले टीबी हो चुकी है और फिर वो बार बार सिम्टम्स आते रहते हैं और टीबी नहीं है, तो ऐसे में होम्योपैथी में एक दवा है जो कि दी जा सकती है और एलर्जी के लिए भी दवा दी जा सकती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उससे सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बन रहेगी। बिल्कुल। तो क्योंकि अब टीबी एक बार से रीअक्रेंस पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर दिव्या, आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ या मैं कहूँ कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं क्या कि टीबी दोबारा ना हो? क्योंकि कुछ लोगों को जिनको बचपन में टीबी हुई है, जाहिर तौर पर उनके मन में भी और जो परिवार के लोग हैं उनके मन में भी होता है कि कहीं दोबारा ना हो जाए, जैसे इस केस में है। तो आयुर्वेद कैसे मदद करता है और खान पान को लेकर क्या करना है ऐसे लोगों को? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वल एक तो होता है कि टीबी के बाद बहुत लंबे समय तक व्यक्ति बीमार रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी मैडम ने कहा फाइब्रोसिस होती है, लेकिन एलर्जी उसमें हमेशा ही अकम्पेंड है, मतलब ज़्यादातर पेशेंट में एलर्जी पाई ही जाती है। एलर्जी, अस्थमा, COPD ये उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं ही पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वल्स। आयुर्वेद इसमें बहुत सहायक है क्योंकि हम जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाएं, जैसे मैंने आपसे कहा च्यवनप्राश आज भारत में हर जगह ईजिली अवेलेबल है। च्यवनप्राश को लेकर कहा जाता है कि वो सर्दियों में ही खाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गर्मियों में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो उष्ण होता है तो आप मात्रा कम कर दीजिए, लेकिन वो बहुत अच्छा। इसके साथ प्राणायाम, हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जिन पेशेंट्स में कोलेप्स की कंडीशन है, जिनमें लंग्स कोलेप्स इवन हुआ है, कंसोलिडेट है, उनमें भी रिहेबिलिटेशन हुआ है। अगर आप प्राणायाम करते हैं दिन में, आपके पास 15 मिनट भी, आपको ज़्यादा भी समय नहीं, आपके 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप खुली सांस में, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ज़रूरी है लंग्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो आपको एक प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अगर जिनको कभी पहले ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उनको अपने आहार विहार का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। आहार में न्यूट्रिशनस डाइट, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रोटीन रिच डाइट वो जितना ज़्यादा ले सकें, अंकुरित चने हैं, दालें हैं, और मांसाहार का प्रयोग कर सकते हैं, और व्यायाम जरूर, मतलब उसमें प्राणायाम। तो मुझे लगता है तीनों ही पैथी मानेंगे, चाहे टीबी नहीं हुआ है तब भी खुद को की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, खुद को अच्छा रखना है, और अगर टीबी हुआ भी है उसके बाद भी एक निश्चित दिनचर्या का पालन, एक्टिव लाइफस्टाइल कितनी ज़रूरी है, बताइए। तो जैसा आप तीनों से ये कमेंट लेना चाहूँगी। डॉक्टर दिव्या ने भी जैसे बोला कि देखिए, अगर मैं साइंस के माध्यम से आपको बताऊं तो व्यायाम से, एक्सरसाइज से इतने एज दे से एंडोर्फिन्स और साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं दैट हेल्प बूस्ट द इम्यूनिटी। इनफैक्ट फील गुड फैक्टर तो आता ही, आपको अच्छा लगता है व्यायाम करके, और साइंटिफिकली भी आपके जो सारे सेल्स हैं आपके बॉडी में, जो इम्यून सेल्स हैं, उनको भी एक्टिवेशन के लिए एंडोर्फिन, साइटोकाइन्स, वो सब भी प्रोसेस जो है वो चलता है। प्लस न्यूट्रिशन का अपना रोल है। न्यूट्रिशन का भी रोल, आप सोचें, हमें तो लगता है कि अच्छा व्यक्ति हेल्दी हो गया,
पर ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट किया कि बिकॉज अच्छी न्यूट्रिशन ली तो जो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे हैं जो कीटाणुओं को मारेंगे उनकी एफिशिएंसी किल करने की बढ़ जाती है, उनका आपस का नेटवर्किंग जो सेल्स का है, सो देयर इज एक सेल से दूसरे सेल तक साइटोकाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उसको किल कर पाएगा। तो बोथ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन ये तो बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, और उससे रिकवरी अगर हो गई बीमारी उससे रिकवरी के लिए भी हम टीबी मरीज का वेट गेन से ये आकलन कर सकते हैं कि उसका रिस्पांस टू ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसका वेट गेन ना हो तो हम अपनी ट्रीटमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट की जगह दूसरी देनी चाहिए क्या। तो इतना ज़रूरी है न्यूट्रिशन का रोल बचने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, दोनों में। बिल्कुल। आखिर में डॉक्टर कुसुम आप क्या कहेंगे जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक बार जिसको टीबी अगर हो गई और उसके बाद उसको कोई थोड़े बहुत भी सिम्टम्स होते हैं, अगर उसका इलाज हो, क्योंकि होम्योपैथी की जो दवा हैं वो बहुत ही हल्की फुल्की दवा होती हैं, और वो चाहे वो आयुर्वेद से ठीक करे चाहे वो होम्योपैथी से ठीक करे, उसका प्रॉम्प्ट इलाज अगर करेंगे तो वो बीमारी बढ़ती नहीं है। और क्योंकि आपको पहले टीबी हो चुकी है इसलिए आप उसके लिए इस मामले में जागरूक हैं कि कोई लंबी बीमारी आपको ना हो। बिल्कुल। और अगर किसी को सीरियस बीमारी है तो फिर मैं कहूँगी कि इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि एंटीबायोटिक के साथ होम्योपैथी को जो अगर हम शुरू से ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है और कंप्लाइंस भी बहुत हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उसने बच्चे ने दवा खाई नहीं, लेकिन अगर वो होम्योपैथी उसके साथ ऐड करता तो शायद वो थोड़ी बहुत दवा वो भी खा लेता। और हर बीमारी में इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है, हर अस्पताल में ही एक तरह से कहीं ना कहीं आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी को साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि टीबी को लेकर जो जागरूकता लाने की हमने कोशिश की है उसे आप समझे होंगे, जो सलाह डॉक्टर की तरफ से दी गई है उन्हें आप अपनाएंगे। जो लक्षण हैं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर का रुख ज़रूर करें। जो टीबी इन्फेक्शन है और जो टीबी डिजीज़ है इनके अंतर को समझें, और अगर इलाज टीबी का शुरू हुआ है तो उसे बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, लगातार करें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। और जाहिर तौर पर जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का, उसे हम सभी के सहयोग से ज़रूर हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर उर्वशी आपका, डॉक्टर कुसुम आपका, डॉक्टर दिव्या, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में आज जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी सलाह, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले हफ्ते आयुष्मान भव में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।